एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीतल बजाज। आज हम वर्जीनिया वुल्फ के बारे में पढ़ेंगे। वर्जीनिया वुल्फ कौन है? वर्जीनिया वुल्फ वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड और इनकी पहचान जो है एज एन एसेइस्ट, क्रिटिक, नॉवलिस्ट, फेमिनिस्ट के तौर पर हुई है। एंड शी इज़ प्लेस्ड अमंग द ग्रेट लिटरेरी जायंट्स लाइक एलियट, एजरा पाउंड, जेम्स जॉयसी एट्सेट्रा। और जब हम इनकी बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं तो इनका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है। एंड शी वॉज बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। तो इनके फादर जो थे वो बहुत ही वेल नोन हिस्टोरियन, बायोग्राफर, एसेइस्ट एंड अबव ऑल स्टीफन जो थे वो विलियम ठाकरे के सन इन लॉ थे। और विलियम ठाकरे नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ रिनोन्ड नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड अलॉन्ग विथ थॉमस हार्डी एंड चार्ल्स डिकन। पहला झटका तब लगा जब वर्जीनिया वुल्फ की मदर की अचानक मौत हो गई और ठीक उसके 2 साल बाद उनकी हाफ सिस्टर स्टेला की मौत हो गई, जिनकी वजह से वर्जीनिया वुल्फ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई और नर्वस ब्रेकडाउन की शिकार होने लगी। जब इनके फादर की डेथ हुई तो ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और कई ज़्यादा जो है क्रिटिक्स का कहना है कि वर्जीनिया वुल्फ काफ़ी ज़्यादा मेंटल इंस्टेबिलिटी की विक्टिम हुई, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ और इनकी जो सिस्टर वेनिसा थी वो सेक्सुअली अब्यूज़ की गई थी अपने चाइल्डहुड डेज़ में। तो जब वर्जीनिया वुल्फ ब्लूम्सबरी शहर में शिफ्ट हुई तो वहाँ पर जब वर्जीनिया वुल्फ ब्लूम्सबरी शहर में रहने के लिए आई तो उन्होंने वहाँ पर ब्लूम्सबरी ग्रुप को बनाया और इस ग्रुप में कुछ इंटेलेक्चुअल मेंबर्स शामिल हुए। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे इस ग्रुप में, जैसे रॉजर फ्राई, लिनॉर्ड वुल्फ, वेनिसा, ई.एम. फॉस्टर। और लिनॉर्ड वुल्फ को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल है ना वो 2 कारणों की वजह से जाने जाते हैं। पहला कारण जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है एंड द सेकंड वन इज़ इम्प्रेशनिस्टिक, क्योंकि ये एक ऐसा स्टाइल है जिसमें रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि ऑथर के अल्टीमेट मीनिंग को समझने के लिए राइटर क्या कहना चाहता है, राइटर किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहता है उस चीज़ को। तो इनका जो फर्स्ट नॉवल है द वॉइस आउट है, सेकंड वन इज़ नाइट एंड डे जो कि एक ट्रेडिशनल नॉवल है जो कि 19th सेंचुरी नॉवलिस्ट को एडमायर करती थी। थर्ड वन इज़ जैकॉब्स रूम जो कि फर्स्ट इनका एक्सपेरिमेंटल नॉवल है जहाँ पर क्रिटिक्स जो हैं कंपेयर करते हैं इनको जेम्स जॉयसी एंड डॉटी रिचर्डसन के साथ। नेक्स्ट वन इज़ मिसेस डाल्वे। ये नॉवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस नॉवल में राइटर ने एक दिन में पूरी कहानी को प्रोटैगनिस्ट के माइंड के थ्रू पे बताया है और इस कहानी में एक सब प्लॉट भी है और उसका जो मेन कैरेक्टर है सेप्टिमस स्मिथ के द्वारा सिंबलाइज किया गया है कि युद्ध जो है उसका काफ़ी ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट पड़ता है और ये कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट हुआ था क्योंकि ये युद्ध में हुई तबाही को देखकर मेंटली डिस्टर्ब रहता है और एट द लास्ट जो है वो सुसाइड कर लेता है। टू द लाइट हाउस ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जहाँ पे इनके फैमिली पोर्ट्रेट जो है वो डिस्क्रिप्शन मिलती है हमें। द वेव्स जो है अगेन ये वुल्फ का मास्टरपीस नॉवल है क्योंकि ये अगेन एक एक्सपेरिमेंटल नॉवल है। तो द ईयर्स जो है वो आपका बेस्ट सेलर नॉवल रहा है और क्रिटिक और रीडर्स के अकॉर्डिंग इसमें जो है नॉवल एक पूरी विक्टोरियन फैमिली की लाइफ को जो है वो दर्शाता है। अब बिटवीन द एक्ट्स इनका ये लास्ट नॉवल था जो इनके मरने के बाद पब्लिश हुआ। हालांकि ये चाहती नहीं थी कि इनका नॉवल जो है वो पब्लिश हो, बट इन दोनों में अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखें मिसेस डाल्वे और बिटवीन द एक्ट्स में तो दोनों में जो है एक्शन हम देख सकते हैं कि सोशल इवेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है क्योंकि मिसेस डाल्वे में भी एक सोशल पार्टी इवेंट पे फोकस किया गया था और इसमें जो है बिटवीन द एक्ट्स में इसमें कम्युनिटी शो के ऊपर ये जो है आपका नॉवल बेस्ड है। ऑरलैंडो अ बायोग्राफी जो कि एक इंग्लिश नोबल मैन लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ऑरलैंडो जो कि वुल्फ का फ्रेंड है वीटा सैकविले। और फ्लश जो है अगेन इट्स अ बायोग्राफी जो कि एलिजा बैरेथ ब्राउनिंग के ऊपर लिखी गई है और एलिजा बैरेथ ब्राउनिंग
किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो विक्टोरियन पीरियड के काफ़ी अच्छे राइटर माने गए हैं। तो रॉजर फ्राई अगेन इज अ बायोग्राफी, ये भी एक वुल्फ के फ्रेंड है, आर्ट क्रिटिक और पेंटर। तो स्टोरीज़ लिखी इन्होंने कुछ 2 स्टोरीज़, क्यू गार्डन्स, मंडे और ट्यूसडे, मिसेस डैलवेज पार्टी, द कंप्लीट शॉर्टर फिक्शन। अब मॉडर्न फिक्शन की बात करते हैं हम, जो इन्होंने एसेज लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें मॉडर्न फिक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है। तो मॉडर्न फिक्शन एक ऐसे ऐसे जहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ ने क्रिटिसाइज़ किया है राइटर्स को, लिटरेचर को, जो कि प्रीवियस जनरेशन को फॉलो करते हैं, मीन्स की जो ट्रेडिशनल राइटिंग्स को फॉलो करते आ रहे हैं उनके ऊपर है ये। मिस्टर बैनथ एंड मिसेस ब्राउन, ये एर्नोल्ड बैनथ को रिप्लाई किया था वर्जीनिया वुल्फ को जब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। मिस्टर बैनथ एंड मिसेस ब्राउन, एर्नोल्ड बैनथ को रिप्लाई किया था जब वर्जीनिया वुल्फ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि दैट शी कैन नॉट क्रिएट कैरेक्टर्स दैट सर्वाइव। तो इसमें इसी चीज़ को बताया गया है। द कॉमन रीडर फर्स्ट, इसमें अब इन्होंने कुछ रिवाइज्ड और कुछ न्यू क्रिटिकल एसेज इंक्लूड किए हैं और इसमें बायोग्राफिकल स्केचेस को भी डाला गया है। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट और डॉर्थी वर्ड्सवर्थ। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट जो मैरी शेली की मदर हैं और डॉर्थी वर्ड्सवर्थ जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर हैं। तो अ रूम ऑफ वंस ओन, अ रूम ऑफ वंस ओन इनका एक पहला, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट मेन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ऐसे है, और ये ऐसे इनका 2 लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है जो वर्जीनिया वुल्फ ने न्यूनम कॉलेज और गेटन कॉलेज में दिया था, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। और वहाँ पे इन्होंने यंग वेमेन का एक ग्रुप बनाया गया था, उसके उनको लेक्चर देने के लिए बोला गया था, और इनका जो नाम था पहले तो वो वेमेन एंड फिक्शन के ऊपर वुमेन एंड फिक्शन रखा गया था। तो इसका मतलब जो मेन था वो यही था कि इन्होंने यही कहा था कि अ वेमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ़ शी इज़ टू राइट फिक्शन, कि औरत के पास पैसा भी होना चाहिए और एक रूम भी होना चाहिए जहाँ पे वो बैठ के आराम से जो है वो राइटिंग्स कर सके अपनी। ऑन बीइंग थर्ड द लंदन सीन, ये भी बहुत सारे इनके कुछ जो हैं वर्क्स हैं, जिसमें हम बात करेंगे 3 गिनीज़ की। जो 3 गिनीज़ है ये आपका एक सीक्वल है किसका, अ रूम ऑफ वंस ओन का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने सुसाइड किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इन्होंने बिटवीन द एक्ट्स नॉवल लिखा था, उसके बाद ये नॉवल जो उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था, लेकिन जब उन्होंने ये नॉवल लिखा था तो वो फिर से दोबारा उसी डिप्रेशन को जो है इन्होंने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, जो पहले जिस तरीके से वो डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। तो जब इन्होंने 28 मार्च 1941 को इन्होंने अपने ऊपर कोट डाला और कोट में इन्होंने कुछ पत्थर भर लिए और ये रिवर ओस की तरफ चली गई और उन्होंने अपने आप को वहाँ पे नदी में डुबो लिया और वहाँ पे जो है इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मैं बहुत ही जल्द इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आ रही हूँ।